Assalamu alaikum students, welcome to chemistry class. I hope all of you are fine and are in best condition in this pandemic condition. Electrochemical series. Today our topic is from chapter number 10, electrochemistry, electrochemical series. इस सीरीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे. एक टेबल नुमा एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है जिसके साथ हम रिडक्शन पोटेंशियल्स को ऑर्डर में लिखा हुआ देखेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि सीरीज़ कैसे हमें हेल्प आउट करती है कि हमें ये पता चल जाता है कि कौन से एटम्स, कौन से आयंस जो हैं वो रिडक्शन करते हैं, कौन से ऑक्सीडेशन करते हैं, कौन से ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, कौन से रिड्यूसिंग होते हैं. ये तमाम हमें पता लग जाते हैं. तो बाय डेफिनेशन इसको कैसे हम पढ़ते हैं कि व्हेन elements are arranged in the order of their standard electrode potential on the hydrogen scale. आपको याद होगा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड था, जिसका अपना वोल्टेज ज़ीरो था, उसको कंपेयर किया था जिंक के साथ और कॉपर के साथ, ताकि हम जिंक और कॉपर अननोन जो थे उनका पोटेंशियल हम फाइंड कर सकें. अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है इनमें तमाम जो रिडक्शन पोटेंशियल्स नोट किए गए हैं वो सारे के सारे विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन स्केल हैं, हाइड्रोजन के पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली हैं. तो इस वजह से इनके जो पोटेंशियल्स हैं उनको कंपेयर किया जाता है हाइड्रोजन स्केल से. तो जो हमारे पास एक सीरीज़ आती है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहलाती है. और ये जो सीरीज़ है इसके अंदर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी लिखे जा सकते थे, मतलब इनमें जो वैल्यूज़ थी वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की भी मेंशन की जा सकती थी. लेकिन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली एक हमारे पास यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर एक्सेप्टेंस होती है डिफरेंट रूल्स की. इसी के मुताबिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केमिकल्स के रूल्स आते हैं, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको नोमेनक्लेचर के रूल्स हम एक्सप्लेन करते हैं. तो उसी के मुताबिक इनको रिडक्शन मोड पे रखा गया है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नेट पर सर्च करें तो नेट पर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी मेंशन होगा, लेकिन आपको अगर स्टैंडर्ड चाहिए तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ वो होती है जिसमें एलिमेंट्स को रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली, जिसको ई नॉट भी कहते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको प्लेस करना होता है. और स्टैंडर्ड कंडीशंस आप जानते हो कि ये 1 मोलर सोल्यूशन और 25 डिग्री एट 1 ATM प्रेशर के अंदर एग्जिस्ट करती है. अगर आपके पास यहाँ पर टेम्परेचर चेंज होगा तो ज़ाहिर बात है रिडक्शन करने की जो एबिलिटी है वो भी चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएंगी. आप बेटा देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पर कुछ रिडक्शन पोटेंशियल्स लिखे हुए हैं और आप जैसे थर्ड कॉलम जो राइट साइड से फर्स्ट कॉलम है ई नॉट, उसमें सबसे पहले जो लिथियम की वैल्यू लिखी हुई है वो है -3.045. और ये सीरीज़ ये शो कर रही है कि यहाँ पर नेगेटिव वैलेंसेस के साथ नेगेटिव वैल्यू के साथ ये शो करिए कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ही कम है. तो बेटा एक चीज़ मेरी एक याद रख लो, ये टिप है कि अगर आपके पास जिसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में होगा ना, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपके लिए जानना मुश्किल नहीं है. उसका वो आप साइन अपोजिट कर दें वो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा. फॉर एग्जांपल आप कहते हो लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल -3.045 है, तो ये बहुत ही कम वैल्यू है, लेकिन इसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा वो आपके पास क्या है 3.045, जो कि पॉजिटिव वैल्यू के साथ आएगा. इसी तरह पोटाशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है. आप देखते जाते हैं कि वैल्यूज़ जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैल्यू बढ़ती जा रही है. और ये लास्ट में F2 लिखा हुआ है, F2 का रिडक्शन पोटेंशियल 2.87 है. अब ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल
ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है। तो इट मींस के ये जो वैल्यूज़ हैं ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ कर रही हैं और ये शो कर रही है कि रिडक्शन पोटेंशियल इज़ इंक्रीजिंग फ्रॉम गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हाइड्रोजन के लिए आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर हमारे पास वैल्यू ज़ीरो रखी है। ये हाइड्रोजन की वैल्यू ज़ीरो होती है, कंसीडर की आर्बिट्रेरीली हमने ये ज़ीरो कंसीडर की गई है। उसके बाद बेटा जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, इसमें एक और बात सीख लें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का आप यहाँ पे देख लें कि जो रिडक्शन करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो नीचे वाले एलिमेंट्स जो फ्लोरीन की तरफ वाले एलिमेंट्स होंगे वो रिडक्शन करेंगे या लिथियम वाले। तो बेटा हमारे पास जिसकी वैल्यू ज़्यादा है इस टेबल में वो रिडक्शन करता है। मतलब ये है कि जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, डाउन वाले, लास्ट वाले, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऊपर जाते जाते ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कम हो जाती है क्योंकि उनकी रिडक्शन पावर कम हो जाती है। इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हैं वो नीचे वाले कहलाते हैं। इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ आते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद ऑक्सीडेशन करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि लिथियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आप इवन किसी भी दो को कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे मैं अगर दो को कंपेयर करूँ, आप देख सकते हैं एलुमिनियम और जिंक को। अब एलुमिनियम और जिंक जो है ना वो उनमें एल्यूमिनियम ऊपर की तरफ है और जिंक नीचे की तरफ है। तो जितना वो ऊपर की तरफ होगा वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा और ऑक्सीडेशन करेगा और हेंस रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो जो ऊपर वाले हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट हैं, नीचे वाले जो हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ये आपका कंक्लूजन यहाँ पे निकला। उसके बाद हम आ जाते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ठीक है, ये याद रहे कि आप इसमें फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, प्रेडिक्शन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन कि एक रिएक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। उसका हमें ऐसे पता लगेगा कि जब आप दोनों इलेक्ट्रोड कॉपर और जिंक फॉर एग्जांपल हैं, इन दोनों के पोटेंशियल्स को प्लस करेंगे बाय पुटिंग इट इनटू द फार्मूलाज। तो अगर आपके पास पॉजिटिव वोल्टेज आ जाए तो इट मीन्स कि इट इज़ ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इट विल अकर बाय इट्स ओन ability और hence the reaction will occur। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल आपके पास नेगेटिव वोल्टेज आ जाता है उन दोनों को सम करने से तो आपके पास वो रिएक्शन अमल में नहीं आएगा। जैसे कि अगर हम कॉपर और जिंक को लगाते हैं तो कॉपर का रिडक्शन, अब दोनों के रिडक्शन, ई नॉट मतलब रिडक्शन पोटेंशियल है, मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। इन दोनों का हमारे पास यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल है। अब रिडक्शन पोटेंशियल दोनों के ही लिखेंगे, किसी वैल्यू को आप ना चेंज करें। मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का है प्लस 0.34, ई नॉट जो है वो है 0.76। ठीक है, आपके पास बेटा जो एनोड पर होगा ना, जो एनोड पर उसका अपोजिट करेंगे। अब यहाँ पर आप देखें, आपके पास फार्मूला आएगा ई सेल, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, ई कैथोड पे आपके पास कौन सा है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो कैथोड पर होगा 0.34। ठीक है, 0.34 वैल्यू पॉजिटिव में है, 0.76 कम वैल्यू है, इसलिए 0.34 जो है कैथोड पर होगा, रिडक्शन पे होगा। तो आपने फार्मूला में लिखना है 0.34 माइनस, ये फार्मूला वाला माइनस है, फिर आपने उसकी एनोड की वैल्यू डालनी है। एनोड पर वो होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, उसके अपोजिट हो जाएगा ना, वो अपोजिट प्रोसेस करेगा, तो उसकी वैल्यू वही डालिएगा इस फार्मूला में जो रिडक्शन की है, क्योंकि हमने फार्मूला दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल से ही पुटिंग करना है। बस ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा एनोड पर होगा, कौन सा कैथोड पर होगा। तो हमारे पास यहाँ पर ये 0.76 वाली जो वैल्यू है माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगी और आंसर आएगा प्लस 1.1 वोल्टेज। और ये आपका जो सेल है वो एनर्जेटिकली फिजिबल है। अगर नेगेटिव वोल्टेज आता तो आपके पास यहाँ पर इसको हम रिएक्शन को ना करते। जैसे कि हमने अगर अपोजिट इस रिएक्शन को कर दिया है, तो अगर कॉपर ऑक्सीडेशन करता और जिंक रिडक्शन करता तो ये गलत हो जाता।
उसके बाद हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज नेट जो हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ के लिए रिएक्शन है। तो ये आपके पास बेटा जो मैं आपको ऊपर फार्मूला बता रहा था कि अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल इस तरह लिखना हो तो आप टोटल वोल्टेज या ईएमएफ वोल्टेज मालूम कर सकते हैं। मैंने जो ऊपर आपको फार्मूला बताया है वो आपका और फार्मूला था, वो था ई नॉट सेल इज़ इक्वल टू ई कैथोड प्लस ई एनोड। ठीक है, यहाँ पर आपके पास है ये हमारे पास यहाँ पर वो और फार्मूला था और ये और फार्मूला है, और ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। इसमें आपको वैल्यू चेंज करनी पड़ती है, उस फार्मूला में जो मैंने गाइड किया उसमें वैल्यू चेंज नहीं करनी पड़ती। उसके बाद हमारे पास आता है कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। आपके पास जो मेटल ऑक्सीडेशन करेगा वो ज़्यादा फिजिबल होगा और ज़्यादा अच्छा मेटल होगा। जो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, वो लॉस नहीं करेगा और वो नॉन मेटल होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर ही एक्सप्लेन किया गया है। जैसे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द मेटल और ए नॉन मेटल टेल अस द टेंडेंसी टू लूज और एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो लॉस करेंगे, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, जैसे कि लिखा हुआ है ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए गिवन स्पीशीज़ ग्रेटर द टेंडेंसी ऑफ टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल भी इनकी दी हुई है। जैसे कि जो ऊपर वाले थे सीरीज़ के अंदर एलिमेंट्स, वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते थे, और जो नीचे वाले एलिमेंट्स थे वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते थे। इसके बाद हमारे पास आता है रिलेटिव केमिकल रिएक्टिविटी। ये भी सेम है बेटा, जिनका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा लूज़ करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल स्मॉलर टेंडेंसी टू लूज़। तो जितना ज़्यादा वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की ज़्यादा होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी या ग्रेटर वैल्यू होगी, उतना वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कम करेंगे। तो जितना कम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे उतना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से रिएक्टिविटी भी कम होगी। जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटाशियम और ओबीडियम, ये आपका एलिमेंट्स लिखे हैं, ये रिएक्टिव हैं क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। जबकि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वगैरह जो हैं इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। ये मेटल तो हैं लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटाशियम की निस्बत क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम लूज़ करते हैं। इसी तरह आप बाकियों को भी देख सकते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड, जो हमारे पास रिएक्टिव मेटल थे उनके लिए हमने कहा था कि रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए। तो अब हम कंक्लूड करेंगे कि जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, ठीक है, वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, वो रिडक्शन नहीं करते और वो रिएक्टिव होते हैं। इस वजह से वो हाइड्रोजन गैस के साथ जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करेंगे। जबकि जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करेंगे, रिएक्टिव नहीं होंगे, तो वो हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस नहीं करेंगे। क्योंकि एसिड्स की प्रॉपर्टी होती है कि मेटल रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके वो हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ थी, जैसे कि मैग्नीशियम जो है वो HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है और हाइड्रोजन गैस रिप्लेस कर रहा है, जबकि वो गोल्ड जो है Au वो HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता। सिक्स्थ प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ये आ रही है, वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाय अनदर मेटल। अगर एक मेटल दूसरे की जगह लेना चाहता है, जैसे मैं आपको रिएक्शन से समझाता हूँ कि कॉपर सल्फेट जब आयरन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो आप देख सकते हो आयरन की वैलेंसी कितनी है। Fe अकेला है, अलहदा है, फ्री स्टेट में है तो ज़ीरो इसकी स्टेट है, और कॉपर सल्फेट में जो Cu है उसकी +2 है। अगर CuSO4 में Cu की जगह आयरन लेना चाहता है तो आयरन को +2 में जाना पड़ेगा, और +2 में जाने के लिए 0 से +2 में मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है। अब ये बात डन है कि जो आयरन तब कॉपर की जगह ले सकता है जब आयरन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा करे एज़ कम्पेयर टू कॉपर। क्योंकि जब भी दो मेटल इन कंपैरिजन आते हैं तो एक मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना चाहिए दूसरे पर, तो वो लॉस करेगा, दूसरा गेन करेगा। तो अगर आयरन रिएक्टिव है तो
कॉपर से, तो आयरन लॉस कर लेगा और कॉपर को गेन करना पड़ेगा, तो कॉपर +2 से वापस 0 में आ जाएगा। तो यहाँ पे वो कहता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आप देख सकते हो बुक के अंदर, आपके पास यहाँ पर आयरन जो है वो आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल कम है और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसलिए आयरन ऑक्सीडेशन करेगा और कॉपर जो है वो रिडक्शन करेगा, जिसकी वजह से वो इसको डिस्प्लेस कर लेगा। तो आज का बेटा हमारा लेक्चर यहाँ तक था। आई होप को आप सबको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।